रक्षाबंधन से एक दिन पहले ही आलोक को उसकी पहली तनख्वाह मिली थी, इसीलिए आलोक बहुत ही ज़्यादा खुश था। आलोक ने मम्मी पापा के उपहार के साथ ही अपनी मुँह बोली बहन अनामिका दीदी के लिए सुंदर सी कलाई वाली घड़ी खरीद ली थी। सारे पैसे मेरे लिए इतनी महंगी घड़ी खरीदने में ही खर्च कर दिए तूने, या फिर मम्मी पापा के लिए भी कुछ खरीदा है? अनामिका दीदी ने घड़ी पहनने के बाद आलोक से पूछा था। दीदी, आप बिल्कुल भी चिंता मत करो, मैंने सबके लिए उपहार खरीदा है, बस अभी मम्मी पापा को दिया नहीं है। शॉपिंग करने और दोस्तों के साथ खाना खाने के बाद रात में बहुत देर से लौटा था और तब तक मम्मी पापा सो चुके थे, इसीलिए उन्हें डिस्टर्ब करना मुझे सही नहीं लगा। फिर मैं भी अपने कमरे में जाकर सो गया। अभी अभी मम्मी ने मुझे जगाकर कहा, आलोक बेटा जल्दी से उठ जा, तेरी अनामिका दीदी आ गई हैं राखी बांधने के लिए और आप मेरा इंतज़ार कर रही हैं। फिर आपको जीजा जी के साथ उनकी बहन के घर भी जाना है, इसीलिए मैं जल्दी से तैयार होकर यहाँ आ गया। अभी घर जाकर मम्मी पापा को भी उनका उपहार दे दूँगा। लेकिन आलोक, अब तक तो तेरे पापा भी निकल गए होंगे राखी बंधवाने। अनामिका दीदी की माँ ने कहा। नहीं आंटी, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि पापा तो कभी कहीं जाते ही नहीं राखी बंधवाने। अच्छा, तो फिर एक बात बता मुझे, तेरे पापा के हाथ में राखी अपने आप से बन जाती है क्या? तू भी ना आलोक, कितना बड़ा बेवकूफ़ है। हमेशा दिन भर तो राखी बांधे रहते हैं तेरे पापा, और उन्हीं की राखी देखकर तो तूने भी राखी बंधवाने की इतनी जिद की थी कि गीता बहन और अशोक जीजू को अनामिका को तेरी बहन बनाना पड़ गया। अनामिका दीदी की मम्मी श्यामा बोली। तो इसमें गलत क्या हुआ श्यामा आंटी? इतनी अच्छी दीदी मिल गई मुझे। जितना प्यार आप अनामिका दीदी से करती हो, उससे ज़्यादा प्यार अनामिका दीदी मुझसे करती हैं। अगर आपको मेरी बातों पर यकीन नहीं है तो आप अनामिका दीदी से खुद ही पूछ लो। अरे हाँ, मैं जानती हूँ तेरी अनामिका दीदी तुझसे बहुत प्यार करती हैं। यहाँ घर पर आए और तुझसे ना मिले, ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता। तभी जीजा जी बीच में ही बोल पड़े। तुम दोनों का प्यार देखकर तो कोई कहेगा ही नहीं कि तुम दोनों सगे भाई बहन नहीं हो। आप बिल्कुल सही कह रहे हो दामाद जी, इन दोनों में एक दूसरे की जान बसती है। अच्छा दीदी, आज तो आपको देर हो रही होगी, आप चलो। अगली बार आओ तो ज़रूर देखना कि मैंने अपनी तनख्वाह से क्या कुछ खरीदा है, आलोक ने कहा। आलोक के साथ ही माँ बेटी भी बाहर आ गईं। सामने के घर के बरामदे में खड़े अशोक की कलाई में राखी देखकर श्यामा बोली, देख ले आलोक, बंधवा आए ना तेरे पापा राखी। इतनी जल्दी आप कहाँ से राखी बंधवा कर आ गए पापा? आलोक ने अपने पिता से हैरानी से पूछा। पीछे वाले मंदिर के पुजारी बाबा से, गीता ने फटाक से जवाब दे दिया। आलोक को लगा कि अशोक ने कृतज्ञता से गीता की ओर देखा। लेकिन मम्मी, पुजारी बाबा से क्यों? आलोक ने पूछा। क्योंकि राखी के दिन अपनी बहन की याद में पुजारी बाबा को ही कुछ दे सकते हैं ना, गीता बोली। तू नाश्ता करेगा कि श्यामा बहन ने खिला दिया तुझे? मम्मी, खिला दिया श्यामा आंटी ने, और अगर आप भी जो चाहो खिला देना, मगर अभी तो आप ये देखो मैं क्या लाया हूँ आपके लिए। आलोक लपक कर अपने कमरे में चला गया। लौटा तो उसके हाथ में उपहारों के पैकेट थे। आलोक अपने पापा के लिए इलेक्ट्रिक शेविंग मशीन लेकर आया था और अपनी माँ के लिए हेयर ड्रायर लेकर आया था। मम्मी पापा दोनों अपने अपने उपहार देखकर बहुत ही खुश हो गए और उन्होंने आलोक को ढेर सारा आशीर्वाद भी दिया। इस इलेक्ट्रिक शेवर ने तो हर महीने सेविंग का सामान खरीदने की आपकी समस्या हल कर दी। अपना हेयर ड्रायर सहेजती हुई गीता बोली। हाँ, लेकिन उसने बड़ी समस्या तो पुजारी बाबा का नाम लेकर तुमने हल कर दी गीता। अशोक की बात सुनकर अपने कमरे में जाता आलोक ठिठक गया। उसने मुड़कर देखा, मम्मी पापा बहुत ही भाव विह्वल होकर एक दूसरे को देख रहे थे। उसने इस समय मम्मी पापा को टोकना ठीक नहीं समझा
और चुपचाप अपने कमरे में चला गया। बात समझ में तो नहीं आई थी, पर शीघ्र ही अपने नए खरीदे स्मार्टफोन में व्यस्त होकर आलोक सब भूल गया। एक दिन की बात है, आलोक को कंप्यूटर चेयर टेबल खरीदते हुए शोरूम में बड़े आकर्षक डबल बेड नजर आए। मम्मी पापा के कमरे में थे तो सिरहाने वाले पलंग, मगर दोनों के बीच में छोटी मेज पर टेबल लैंप और पत्रिकाएं वगैरह रखी रहती थी। ये आलोक को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था, क्योंकि दोनों बेड अलग अलग थे। आलोक ने अपने मन में सोचा कि क्यों ना मम्मी पापा के लिए आजकल के फैशन का डबल बेड और साइड टेबल खरीद ले। लेकिन आलोक को डिजाइन पसंद करना बहुत ही मुश्किल हो गया था, इसीलिए उसने मम्मी पापा को दिखाना ही बेहतर समझा। डबल बेड के ब्रोशर देखते ही गीता बौखला गई। हमें हमारे पुराने पलंग ही पसंद है, हमें डबल वबल बेड नहीं चाहिए। मगर मम्मी, मुझे तो घर में स्टाइलिश फर्नीचर ही चाहिए। आप दोनों के बेड देखकर ऐसा लगता है कि जैसे आप दोनों में लड़ाई झगड़ा चल रहा हो। आप दोनों अपने अलग अलग बेड पर सोते हैं, मुझे नहीं अच्छा लगता ये बिल्कुल भी। मम्मी पापा, आप लोग अपनी पसंद नहीं बताते तो ना सही, मैं अपनी पसंद का बेडरूम सेट ले आऊँगा, आलोक ने बहुत ही दृढ़ स्वर में कहा। गीता रोआसी हो गई और सिटपिटाए से खड़े अशोक से बोली, आप चुप क्यों हैं? रोकिए ना इसे डबल बेड लाने से। अगर ये डबल बेड ले आया तो हम में से एक को ज़मीन पर सोना पड़ेगा, और आप बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि ज़मीन पर से ना आप आसानी से उठ सकते हैं और ना ही मैं। लेकिन किसी एक को ज़मीन पर सोने की मुसीबत क्या है? आप दोनों डबल बेड पर आराम से क्यों नहीं सो सकते? मैंने अपने दोस्तों के घरों में जाकर देखा है, सबके मम्मी पापा के रूम में डबल बेड है और वो लोग एक साथ सोते हैं, लेकिन आप दोनों हमेशा से अलग अलग बेड पर सोते हैं। ऐसा क्यों मम्मी पापा? आप दोनों तो इतने प्यार से रहते हैं, कभी आपस में झगड़ा भी नहीं करते, फिर आप अलग अलग बेड पर क्यों सोते हो? आलोक ने झुंझला कर कहा। पलंग इतना चौड़ा है कि आप दोनों के साथ मैं भी आराम से इस पर सो सकता हूँ। बात चौड़ाई की नहीं है आलोक बेटा, बात मेरे खर्राटे लेने की मेरी आदत की है। दूसरे पलंग पर भी तुम्हारी माँ मेरे खर्राटे लेने की वजह से मुंह सिर लपेट कर सोती है। मेरे साथ एक कमरे में सोना तो उसकी मजबूरी है, लेकिन एक पलंग पर सोना तो सजा हो जाएगी बेचारी के लिए। इतना जुल्म मत करिए अपनी माँ पर, अशोक ने बहुत ही कातर स्वर में कहा। ठीक है, जैसी आपकी मर्जी कहकर आलोक मायूसी से अपने कमरे में चला गया और सोचने लगा कि बचपन में तो अक्सर मैं कभी मम्मी और कभी पापा के साथ सोता था, और अभी कुछ महीने पहले अपने कमरे का एयर कंडीशनर खराब होने पर जब फर्श पर गद्दा डालकर मम्मी पापा के कमरे में सोया था तो उसे तो पापा के खर्राटों की आवाज़ नहीं आई थी। तो फिर पापा आज मुझसे झूठ क्यों बोल रहे थे? मम्मी पापा वैसे ही बहुत परेशान लग रहे थे, जिरह करके उन्हें और व्यथित करना ठीक नहीं होगा, आलोक ने अपने मन में सोचा। जान छिड़कते हैं उस पर उसके मम्मी पापा, मम्मी के लिए तो उसकी खुशी ही सब कुछ है, ऐसे में उसे भी उनकी खुशी का ख्याल रखना चाहिए। उसके दिमाग में एक ख्याल कौंधा, अगर मम्मी पापा को आईपैड दिलवा दें तो वे फेसबुक पर अपने पुराने दोस्तों व रिश्तेदारों को ढूंढकर बहुत खुश होंगे। हिमाचल में रहने वाले मम्मी पापा घर वालों की मर्जी के बगैर भागकर शादी करके दोस्तों की मदद से अहमदाबाद में बस गए थे। ना कभी स्वयं घर वालों से मिलने गए और ना ही उन लोगों ने कभी मम्मी पापा से संपर्क करने की कोशिश की। वैसे तो मम्मी पापा एक दूसरे के साथ अपने घर संसार में सर्वथा सुखी लगते थे। आलोक के सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन जाने के बाद पूरी तरह से संतुष्ट भी। फिर भी गाए बगाए उनको भी कभी कभी अपनों की याद तो आती ही होगी। आलोक बेटा क्यों भूले अतीत को याद करवाना चाहता है? गीता ने आईपैड देखकर चिढ़े स्वर में कहा। मुझे गड़े मुर्दे उखाड़ने का शौक नहीं है, शौक तो मुझे भी नहीं है, लेकिन जब आलोक इतने चाव से आईपैड लाया है
तो मैं भी उतने ही शौक से उसका उपयोग करूँगा, अशोक ने कहा। खुशी से करो, मगर मुझे कोई भूला बिसरा चेहरा मत दिखाना, गीता ने जैसे अशोक से याचना की। पापा, लगता है मम्मी को बहुत कटु अनुभव हुए हैं, आलोक ने अशोक से पूछा। हाँ बेटा, बहुत झेला है बेचारी ने, अशोक ने आह भरकर कहा। और आपने पापा? बेटा, मैंने जो भी किया स्वेच्छा से किया। घर वाले जरूर छूटे, लेकिन उनसे भी अधिक स्नेहशील मित्र और सबसे बढ़कर तुम्हारे जैसा प्यारा सा बेटा मिल गया, इसीलिए मुझे तो जिंदगी से कोई शिकायत नहीं है, अशोक ने मुस्कुराकर कहा। धीरे धीरे करके इसी तरह से हंसी खुशी से दिन गुजर रहे थे। फिर कुछ समय बाद आलोक की अपनी सहकर्मी सेजल मेहता में दिलचस्पी देखकर गीता और अशोक स्वयं आलोक के लिए सेजल का हाथ मांगने उसके घर गए। भले ही हम हिमाचल के हैं, पर वर्षों से यहाँ रह रहे हैं। आलोक का तो जन्म भी यहीं हुआ है, इसीलिए हमारा रहन सहन आप लोगों जैसा ही है। सेजल को हमारे घर में कोई तकलीफ नहीं होगी जयंती भाई, अशोक ने बहुत ही प्यार से कहा। सेजल की हमें फिक्र नहीं है, वो अपने को किसी भी परिवेश में ढाल सकती है, जयंती मेहता ने कहा। चिंता है तो बस उसके दादा दादी की, अपनी परंपराओं को लेकर दोनों बहुत ही कट्टर हैं। हाँ, अगर शादी उनके बताए रीति रिवाज के अनुसार होती है तो वे इस रिश्ते के लिए मना नहीं करेंगे। वैसे तो हम कोई रीति रिवाज नहीं करने वाले थे, पर सेजल की दादी की खुशी के लिए जैसा आप कहेंगे हम कर लेंगे, गीता ने बहुत ही सहजता से कहा। आप बस जल्दी से शादी की तारीख तय करके हमें बता दीजिए कि हमें क्या करना है। सब सुनने के बाद आलोक ने कहा, ये आपने क्या कह दिया मम्मी? अब तो उनके रिवाज के अनुसार सेजल की माँ, दादी, नानी सबको मेरी नाक पकड़कर मेरा दम घोटने का लाइसेंस मिल गया। आलोक की बात सुनकर गीता हंसने लगी। सेजल के परिवार से संबंध जोड़ने के बाद उनके तौर तरीकों और बुजुर्गों का सम्मान करना तुम्हारा ही नहीं, हमारा भी कर्तव्य है आलोक बेटा। गीता बड़े उत्साह से शादी की तैयारियां करने लगी। अशोक भी उतने ही हर्षोल्लास से उसका साथ दे रहा था। शादी से कुछ रोज पहले मेहता दंपत्ति उनके घर आए। भाई साहब, शादी से पहले हमारे यहाँ हवन करने का रिवाज है, जिसमें आपका आना अनिवार्य है, जयंती भाई ने कहा। आपको रविवार को जब भी आने में सुविधा हो बता दे, हम उसी समय हवन का आयोजन कर लेंगे। वैसे हवन में अधिक समय नहीं लगेगा, जितना लगेगा लगने दीजिए, और जो समय सेजल की दादी को हवन के लिए उपयुक्त लगता है उसी समय करिए। गीता अशोक के बोलने से पहले ही बोल पड़ी। मेरा मतलब है, माँ तो हमेशा हवन ब्रह्मा बेला में यानी ब्रेकफास्ट से पहले ही करवाती हैं। जयंती भाई ने जल्दी से अपनी पत्नी की बात काटी और कहा, ऐसा जरूरी नहीं है भावना, गोधूली बेला में भी हवन करते हैं। सवाल करने का नहीं है, बाकी चाहने का है। इसीलिए वे जिस समय चाहेंगी और जैसा करने को कहेंगी, हम लोग सहर्ष वैसा ही करेंगे। गीता ने आश्वासन दिया। बस हम दोनों के साथ बैठकर आपको भी हवन करना होगा। बच्चों के मंगल भविष्य के लिए दोनों के माता पिता गठजोड़े में बैठकर ये हवन करते हैं, भावना ने कहा। गठजोड़े में बैठकर ये हवन करने की बात सुनकर गीता के चेहरे का रंग उड़ गया और वो चाय लाने के बहाने रसोई में चली गई। जब वो चाय लेकर आई तो सहज हो चुकी थी। उसने भावना से पूछा कि और कितनी रस्मों में वर के माता पिता को शामिल होना होगा। वरमाला को छोड़कर छोटी मोटी सभी रस्मों में आपको और हमें बराबर शामिल होना पड़ेगा। भावना हंसी। अच्छा है ना, कुछ देर को ही सही, भाग दौड़ से तो छुट्टी मिलेगी। दोनों पति पत्नी का एक साथ बैठना जरूरी होगा, गीता ने उनसे पूछा। रस्मों के लिए तो होता ही है, भावना ने जवाब दिया। वैसा तो हिमाचल में भी होता है, अशोक ने जोड़ा। अगर वर वधू के माता पिता में से एक ना हो तो विवाह की रस्में किसी अन्य जोड़े, चाचा चाची वगैरह से करवाई जाती हैं। बहन बहनोई से भी करवा सकते हैं, गीता ने पूछा। हाँ, किसी से भी करें
जिसे वर या वधू परिवार आदरणीय समझता हो, भावना बोली। आलोक को लगा कि गीता ने जैसे राहत की सांस ली है। मेहता दंपत्ति के जाने के बाद गीता ने अशोक को बेडरूम में बुलाया और दरवाज़ा बंद कर लिया। आलोक को बहुत ही अटपटा तो लगा, पर उसने दरवाज़ा खटखटाना ठीक नहीं समझा। कुछ देर के बाद दोनों बाहर आ गए और गीता फ़ोन पर अनामिका का नंबर मिलाने लगी। हेलो अनामिका, कैसी हो? मैं ठीक हूँ आंटी जी, आप कैसी हो? मैं भी ठीक हूँ अनामिका बेटा। अच्छा अनामिका, अभी तुम और प्रमोद जी घर पर हो? हम तुमसे मिलना चाह रहे हैं। तुम्हारे भाई की शादी तय हो गई है। तुमसे मिले बगैर कैसे काम चलेगा? ये तो बड़ी अच्छी बात है आंटी जी। अनामिका बेटा जी, कितनी भी देर हो जाए आना ज़रूर, तुमसे बहुत ज़रूरी बात करनी है। फ़ोन रखकर गीता अशोक की ओर मुड़ी। अनामिका और प्रमोद दोस्तों के साथ बाहर खाना खाने जा रहे हैं, लौटते हुए आएंगे। ऐसी क्या ज़रूरी बात करनी है दीदी से, जिसके लिए उन्हें आज ही आना पड़ेगा? आलोक ने पूछा। गीता और अशोक ने एक दूसरे की ओर देखा। हम चाहते हैं कि तुम्हारे विवाह की सब रस्में तुम्हारी अनामिका दीदी और प्रमोद जीजाजी निभाएं, ताकि मैं और गीता मेहमानों की यथोचित आवभगत कर सके, अशोक ने कहा। मेहमानों की देखभाल करने को मेरे बहुत दोस्त हैं और दीदी जीजा भी। आप दोनों की जो भूमिका है, यानी माता पिता वाली, आप लोग बस वही निभाएंगे, आलोक ने बहुत ही दृढ़ स्वर में कहा। उसमें कई बार जमीन पर बैठना पड़ता है, जो अपने से नहीं होता, गीता ने कहा। जमीन पर बैठना जरूरी नहीं है, चौकियां रखवा देंगे कुशन वाली, ये करवा देंगे वो करवा देंगे। इससे तो यही बेहतर है अनामिका और प्रमोद से रस्में करवा ले। गीता ने आलोक की बात काटी। तेरी चाहत देखकर हम बगैर तेरे कुछ कहे सेजल से तेरी शादी करवा रहे हैं ना। अब तो चुपचाप जैसे हम चाहते हैं वैसे शादी करवा ले। कमाल करती हैं मम्मी आप भी। अपने माँ बाप के रहते मुँह बोली बहन बहनोई से माता पिता वाली रस्में कैसे करवा लूँ? आलोक ने झल्ला कर कहा। अरे बेटा, ये रस्में वस्में सेजल की दादी को खुश करने को हैं, हम कहाँ मानते हैं ये सब, अशोक ने कहा। अच्छा, पुजारी बाबा से राखी किसे खुश करवाने को बंधवाते हैं? आलोक ने व्यंग से पूछा और आगे कहा। मैं अब बच्चा नहीं रहा पापा, अच्छी तरह समझ रहा हूँ कि आप दोनों मुझसे कुछ छिपा रहे हैं। आपको बताने को मजबूर नहीं करूँगा, लेकिन एक बात समझ लीजिए, अपनों का हक मैं मुँह बोली बहन को कभी नहीं दूंगा। अब बात जब अपनों और मुँह बोले रिश्ते पर आ गई है गीता, तो हमें आलोक को उसकी असलियत भी बता देनी चाहिए। अशोक आलोक की ओर मुड़ा। मैं भी तुम्हारा अपना पापा नहीं हूँ आलोक, मुँह बोला पापा, बल्कि पापा नहीं मामा हूँ। गीता मेरी मुँह बोली बहन है और मैं किसी पुजारी बाबा से नहीं, गीता से राखी बंधवाता हूँ। अब तुम हमारी पूरी कहानी सुनना चाहोगे? स्तब्ध खड़े आलोक ने सहमति से सिर हिलाया। मैं और गीता पड़ोसी थे, हमारी कोई बहन नहीं थी, इसीलिए मैं और मेरा छोटा भाई गीता से राखी बंधवाते थे। अलग घरों में रहते हुए भी हम सब एक ही परिवार के सदस्य जैसे थे। जब मैं चंडीगढ़ से इंजीनियरिंग कर रहा था, तो मेरे कहने पर और मेरे भरोसे गीता के घर वालों ने इसे भी चंडीगढ़ पढ़ने के लिए भेज दिया। यहाँ वो रहती तो गर्ल्स हॉस्टल में थी, लेकिन लोकल गार्जियन होने के नाते मैं इसे छुट्टी वाले दिन बाहर ले जाता था। मेरा रूममेट राहुल सिंह राजस्थान के किसी रजवाड़े परिवार से था, बहुत ही शालीन और सौम्य, इसीलिए मैंने गीता से उसका परिचय करवा दिया। कब और कैसे दोनों में प्यार हुआ, कब दोनों ने मंदिर में शादी करके पति पत्नी का रिश्ता बना लिया, मुझे नहीं मालूम हुआ। जब मैं MBA के लिए अहमदाबाद आया, तो गीता अपनी एक सहेली के घर पर रहकर प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रही थी। राहुल चंडीगढ़ में ही मार्केटिंग का कोर्स कर रहा था। मुझे हॉस्टल में जगह नहीं मिली थी और मैं एक दोस्त के घर पर रहता था। अचानक गीता मुझे ढूंढती हुई वहां आ गई। उसने जो बताया उसका सारांश ये था कि उसने और राहुल ने मंदिर में शादी कर ली थी और उसके गर्भवती होते ही राहुल उसे ये आश्वासन देकर घर गया था
कि वो इमोशनल ब्लैकमेल करके अपनी माँ को मना लेगा और फिर सब कुछ अशोक को बताकर अपने घर वालों को सूचित कर देना। उसे गए कई सप्ताह हो गए थे और राहुल का कहीं भी कुछ अता पता नहीं था। गीता के ढीले कपड़े पहनने के बावजूद भी बढ़ता पेट दिखने लगा था। दिल्ली में कुछ हफ्तों की कोचिंग लेने के बहाने उसने घर से पैसे मंगवाए थे और मेरे पास आ गई थी। मैं और गीता राहुल को ढूंढते हुए बीकानेर पहुंचे। राहुल का घर तो मिल गया मगर राहुल नहीं। वो अपने साले के साथ शिकार पर गया हुआ था। घर पर उसकी पत्नी थी, सुंदर और सुसंस्कृत। पूछने पर कि राहुल की शादी कब हुई, उसने बताया कि चंडीगढ़ जाने से पहले ही हो गई थी। राहुल के आने का इंतजार किए बगैर हम वापस अहमदाबाद आ गए। समय अधिक हो जाने के कारण ना तो गीता का गर्भपात हो सकता था और ना ही वो घर जा सकती थी। मैं उससे शादी करने और बच्चे को अपना नाम देने को तैयार था, लेकिन ना तो ये रिश्ता गीता और मेरे घर वालों को मंजूर होता, ना ही गीता अपने राखी भाई यानी मुझको पति मानने को तैयार थी। राहुल से गीता का परिचय मैंने ही करवाया था, इसीलिए दोनों के बीच जो हुआ उसके लिए कुछ हद तक मैं ही जिम्मेदार था। इसीलिए मैंने निर्णय लिया कि मैं गीता से शादी करूंगा, उसके बच्चे को अपना नाम भी दूंगा, लेकिन भाई बहन के रिश्ते की गरिमा निभाते हुए। दुनिया के लिए हम पति पत्नी होंगे, मगर हम एक दूसरे के लिए भाई बहन। इतने साल निष्ठापूर्वक भाई बहन का रिश्ता निभाने के बाद गीता नहीं चाहती कि अब वो गठजोड़ा वगैरह करवाकर इस सात्विक रिश्ते को झुठलाए। मैं समझता हूँ कि हमें उसकी भावनाओं की कद्र करनी चाहिए। जैसा आप कहे, आलोक ने भर्राए स्वर में कहा। आपने जो किया है पापा, वो अकाल्पनिक है। ये कोई सामान्य व्यक्ति नहीं, महापुरुष ही कर सकता है। कुछ देर बाद वो लौटा और बोला, पापा मैं सेजल की दादी से बताकर आता हूँ। हम दोनों अदालत में शादी करेंगे और फिर शानदार रिसेप्शन आप दे सकते हैं। दादी को सेजल ने कैसे बताया, क्या बताया मुझे नहीं मालूम, पर आपकी बात सुनकर वो तुरंत तैयार हो गईं। गीता और अशोक ने एक दूसरे को देखा, उनके बेटे ने उनकी इज्जत रख ली और फिर सेजल और आलोक की शादी बिल्कुल साधारण तरीके से हो गई। उसके बाद अशोक और गीता ने आलोक और सेजल की शादी का बहुत ही बड़ा रिसेप्शन किया। सेजल और आलोक का रिसेप्शन बहुत ही धूमधाम से संपन्न हो गया। आज सेजल और आलोक एक दूसरे के साथ बहुत ही खुश हैं और इस तरह से अशोक और गीता ने भी अपनी मर्यादाओं को नहीं लांघा। आशा करती हूँ आपको हमारी कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।